जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों को कुमार गुप्ता स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। मैं इस वीडियो में आप लोगों को टू द पॉइंट वही बताऊंगा जो कि किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को देखते हैं हम लोग, है ना। अगर इसकी डिफिनीशन की बात किया जाए तो वह काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी जा सका है, उसी को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में हम लोग वैदिक काल से लेकर के वर्तमान तक के समय को रखते हैं बाबू लोग। हमने क्या बोला? ऐतिहासिक काल में वैदिक काल से लेकर के वर्तमान तक के समय को रखा जाता है। ऐतिहासिक काल के कुछ स्रोत हैं, और वो स्रोत हैं क्या, तो नीचे देखा ना ध्यान से। वो स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी यात्री और आपका साहित्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग सिक्का और अभिलेख का अध्ययन करेंगे, और साहित्य में हम लोग गैर धार्मिक साहित्य और धार्मिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। अगर धार्मिक साहित्य में बात किया जाए ना, तो एक इसमें आता है गैर ब्राह्मण और एक आता है आपका ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में कौन कौन आ जाएंगे बाबू लोग? तो गैर ब्राह्मण में आता है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ में आता है आपका सत्य सनातन धर्म, जिसमें हम लोग वेद, उपवेद, वेदांग और पुराण और उपनिषद और महाकाव्य को पढ़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके सभी को पढ़ा जाए। सबसे पहले आप यहाँ एक नज़र दौड़ाएंगे बाबू लोग। यहाँ पर आपको एक क्वाइन नजर आ रहा होगा। ये क्या है? आपका एक क्वाइन है ना। पृथ्वी का बही खाता करने का मतलब पुरातात्विक साक्ष्य हम लोग क्वाइन और आपका शिलालेख है उसी से स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वाइन देख रहे हो, इसे एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन याद कर लेना। और क्या क्वेश्चन है क्या? तो कहता है सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को नुमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्कों का अध्ययन का कहा जाता है नुमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्का हमें क्या बताता है? तो प्राचीन अर्थशास्त्र और व्यापार का भौतिक प्रमाण को दर्शाता है। सिक्का प्राचीन अर्थशास्त्र और व्यापार का भौतिक प्रमाण को दर्शाता है बाबू लोग। ये आप देख रहे हो पत्थर, ये क्या है? पत्थर। इस पत्थर पर एक लिपियां लिखा हुआ है। तो पत्थर पर लिपि लिखने की कला को हम लोग एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी करने का मतलब क्या होता है बाबू? अभिलेख बोलते हैं। ठीक है। इससे क्या हमें मालूम चलता है? शासकों के सीधे और अपरिवर्तित आदेश इस पर लिखा हुआ रहता था। कोई भी शासक अपने प्रजा से क्या आदेश देता है, प्रजा को और क्या करवाया है, उस पर हमें ये लिखित प्रमाण मिलता है ना। तो चलिए अब सिक्का के बारे में भी गहरी अध्ययन करते हैं, और आपका शिलालेख है इसके बारे में भी हम लोग गहरी अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब सिक्का से। तो ध्यान देना बाबू, यहाँ सिक्कों का विकास का क्रम है। कहने का मतलब नुमिस्मेटिक्स इवोल्यूशन को आप देखते चलो, वो इवोल्यूशन है क्या। तो ध्यान देना यहाँ पर अगर बात किया जाए ना बाबू, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता से ही। ठीक है, सिंधु सभ्यता से। तो सिंधु सभ्यता में जब सिक्का चला करता था, तो सिंधु सभ्यता का सिक्का था मिट्टी का सिक्का बना हुआ करता था, जो टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। सिंधु सभ्यता में मिट्टी का सिक्का किस नाम से जाना जाता था? तो टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। अब इस सिक्के पर बाबू लोग सिर्फ और सिर्फ क्या रहता था? तो चित्र छपे रहते थे, उसमें किसी भी तरह कोई लिखावट नहीं था। अब बात करते हैं मौर्य काल का, है ना। किसका? मौर्य काल का। तो मौर्य काल में पहली बार धातु का सिक्का बना था। पहली बार धातु का सिक्का बना था, जिसे आहत या पंचमार्क कहा जाता था। मौर्य काल में सबसे पहली धातु का सिक्का चला, जिसे आहत या पंचमार्क कहते थे। इस पर भी सिर्फ और सिर्फ क्या बना था? तो इस पर भी सिर्फ और सिर्फ आपका चित्र बना था, इस पर भी कोई लिखावट नहीं था। ठीक है। इसी में मौर्य काल में हम लोग एक और सिक्का देखते हैं। उस सिक्के का नाम रहता है पर्ण। उस सिक्का का नाम क्या रहता है? पर्ण। पर्ण बना होता सिक्का किस चीज का? चांदी का। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, मौर्य काल में हमने आपको दो सिक्का बताया। एक सिक्का का नाम था आहत, या बोले उसी को पंचमार्क। आहत या पंचमार्क दोनों एक ही सिक्का था, है ना। धातु का बना हुआ पहला सिक्का था, जिस पर चित्र भी छपा हुआ था। लेकिन अगर पूछता है किस चीज का बना हुआ था, तो ये तांबे का बना हुआ था। आहत या पंचमार्क किस धातु का बना हुआ था? तो तांबे का बना हुआ था। और मौर्य काल में ही चांदी के बने सिक्के को पर्ण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पर्ण के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं बाबू लोग सातवाहन काल। तो सातवाहन काल में शीशे का सिक्के का प्रचलन था। सातवाहन काल में शीशा के सिक्का का प्रचलन था। उसके बाद यूनानी शासक, कहने का मतलब इंडो ग्रीक जो शासक थे, उसके बारे में देखते हैं। तो अगर पहली बार पूछेगा पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो पहली बार सोने का सिक्का चलाने का कार्य यूनानी शासकों ने किया है। पहली बार इतिहास में सोना का सिक्का चलाने का कार्य किसने किया है? तो यूनानी शासकों ने किया है। अब देखते हैं गुप्त काल को। कहने का मतलब गुप्त पीरियड को देखते हैं। भारतीय इतिहास में गुप्त पीरियड को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है बाबू लोग। इससे भी किसी ने याद कर लो सीधा सीधा, है ना। क्या? तो भारतीय इतिहास का गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए देखते हैं गुप्त काल के बारे में। कहता है कि सर्वाधिक मात्रा में अशुद्ध सोने के सिक्के छपवाया था कौन? तो स्कंदगुप्त, है ना। कौन छपवाया था? स्कंदगुप्त छपवाया था बाबू। तो हम लोग देखेंगे गुप्त पीरियड में पढ़ेंगे तो तरह तरह के शासक हुए हैं, है ना। तो उसमें स्कंदगुप्त नाम का जो शासक था ना, सबसे ज्यादा मात्रा में सोना का सिक्का छापा था, लेकिन अशुद्ध मात्रा में छापा था। किस मात्रा में छापा था? अशुद्ध मात्रा में, और सबसे ज्यादा सोना का सिक्का छापा था।
उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे, तो राजा रानी का सिक्का भी चला था, उसमें राजा रानी का सिक्का भी चलाया था, लेकिन कौन चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है, मौर्य काल वाला चंद्रगुप्त और है, ये गुप्त काल वाला चंद्रगुप्त कोई और है बाबू। ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है कौन सा सिक्का चलाया था? तो राजा रानी का सिक्का चलाया था। कैसा सिक्का चलाया था? राजा रानी का सिक्का चलाया था। उसके बाद आगे देखते हैं, तो मयूर शैली का सिक्का चलाया था कौन? तो समुद्रगुप्त। मयूर शैली का सिक्का चलाया था कौन? समुद्रगुप्त। इतिहास में कहा जाता है ना कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है ना 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था? तो 3 को समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, आगे देखते हैं, कौड़ी का प्रयोग भी किसने करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने ही करवाया था। कौड़ी का प्रयोग किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने ही करवाया था। और चांदी का सिक्का का प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। चांदी का सिक्का का प्रयोग किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, फिर से एक बार याद कर लेना बाबू। सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का किसने चलाया? तो गुप्त काल में किसने? तो स्कंदगुप्त ने। राजा रानी का सिक्का किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। मयूर शैली का सिक्का किसने चलाया था? तो समुद्रगुप्त ने। कौड़ी का सिक्का भी चलाता कौन? समुद्रगुप्त, लेकिन तो हल्का मात्रा में चलाता है, थोड़ी मात्रा में चलाता है। और सबसे ज्यादा मात्रा में गुप्त काल में कौड़ी का प्रचलन किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे अधिक मात्रा में गुप्त काल में कौड़ी का प्रयोग किया, और साथ ही साथ चांदी का सिक्का का भी प्रयोग किया है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, हुमायूं कहने का मतलब मुगल बादशाह हुमायूं है ना। मुगल बादशाह जो है हुमायूं जो है से किसी का सिक्का चलाता है? तो चमड़े का सिक्का चलाता है। किसी का सिक्का चलाता है? चमड़े का। लेकिन ये खुद नहीं था उस समय राजा। हुमायूं जो है एक दिन के लिए राजा बनाता है एक मोची को, कहने का मतलब एक निम्न कैटेगरी का, दलित कैटेगरी का व्यक्ति था, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन। उसका नाम था शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन को हुमायूं एक दिन के लिए राजा बनाता है। तो शिहाबुद्दीन अपना नाम अमर करने के लिए इतिहास में चमड़े का सिक्का चलाता है। क्या चीज का सिक्का चलाता है? तो चमड़े का सिक्का चलाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आप लोग आगे देखते हैं, अगल का राजा रहता है शेरशाह सूरी, जो सूरी वंश का संस्थापक भी माना जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी क्या चलाता है? तो चांदी का रुपया चलाता है। जो अभी हम लोग रुपया बोलते हैं ना, तो रुपया नाम धर्म किसका है? वही शेरशाह सूरी का ही नाम है ना। तो चांदी का रुपया चलता था, तांबे का दाम चलता था। किस चीज का दाम चलता था? तांबे का दाम चलता था। और सोने का असरफी चलता था। सोने का असरफी चलता था। वैसे भी हम लोग कहावत में बोल देते हैं, क्या वो फलना चीज और असरफी है? असरफी कहने का मतलब महंगा चीज को दर्शाता था बाबू लोग, है ना। असरफी शेरशाह सूरी के समय किसको बोला जाता था? तो सोना के सिक्का को असरफी बोला जाता था। हमने गाँव देहात में भी बोल देते, पूछ के दाम कितना होगा, है ना। दाम कहने का मतलब एकदम कौड़ी के भाव, एकदम बिल्कुल सस्ता, उसी को दाम। दाम किस चीज का बना हुआ करता था? तो ये तांबे का बना होता था। बोलते उसका कितना रुपया का है? रुपया का मतलब चांदी के हिसाब से भाव तोला जाता था ना। तो ये हम लोग 1 by 1 करके पढ़ेंगे आगे, जब सूर्य वंश पढ़ेंगे तब। तो यहाँ था सिक्कों का इवोल्यूशन था, न्यूमिस्मेटिक इवोल्यूशन को हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग किसको? तो एपिग्राफी को देखते हैं, अभिलेख को देखते हैं, एपिग्राफ को देखते हैं। पत्थरों पर उकेरे गए इतिहास को देखा जाता है ना। पत्थरों पर उकेरे गए इतिहास को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। चलो ध्यान से देखो बाबू, ये 4 तरह का होता है। कौन कौन है देखते चलो। कहता शिलालेख। शिलालेख किसको कहते हैं? तो छोटे पत्थरों पर लेख लिखना शिलालेख कहलाता है। अगर छोटा पत्थर है, अगर उस पर कोई चीज हम लिख करके चिपका दिए कहीं पर ना, तो उसको क्या बोला जाता है? शिलालेख बोलते हैं। वैसे भी कोई मंत्री विधायक वगैरह आता है, तो रोड का विकास ही होता है, नया बनना होता है, तो आकर कहता है कि शिलान्यास हो रहा है, फलना मंत्री जी के द्वारा रोड का शिलान्यास करवाया गया है ना। शिलान्यास, शिला का मतलब ही होता है बाबू छोटा पत्थर, और न्यास का मतलब होता है मतलब अति करना, इनॉग्रेशन करना, है ना। तो शिलान्यास पर करने का मतलब पिटा कटिंग के साथ उस पर लिखा हुआ रहता है पत्थर पर कि फला मंत्री के द्वारा इतना किलोमीटर रास्ता पास करवाया गया और बनाया गया, है ना। तो छोटे पत्थरों पर लिखने की कला को हम लोग शिलालेख बोलते हैं। ठीक है, लेकिन स्तंभ के आकार के अगर पत्थर रहे, तब स्तंभ के आकार का अगर पत्थर है तो उस पर लिखा गया लेख को स्तंभ लेख बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी गुफा में लिख दिया जाए, किसी गुफा में लिख दिया जाए तो इसे हम लोग गुहा लेख के नाम से जानते हैं। और किसी दीवार पर लिख दिया जाए तो उसे भित्ति लेख बोलते हैं। बस यही 4 हुआ है। कौन कौन भैया? तो छोटे पत्थर पर लिख दिया जाए तो उसे शिलालेख, स्तंभ के आकार के पत्थर पर लिख दिया जाए तो स्तंभ लेख, गुफा में लिख दिया जाए तो गुहा लेख है, और अगर दीवार पर लिख जाए तो उसे भित्ति लेख के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं, ऐतिहासिक मिल के पत्थर करने का मतलब जो आपका एपिग्राफी है किसने स्टार्ट किया, उससे स्टार्ट करते हैं। तो बात है बाबू, विश्व में अभिलेख का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का कार्य किसी ने किया तो ईरान का शासक था, जिसका नाम था डेरियस। किसका नाम था? डेरियस नाम था ईरान के शासक का। उसी ने सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का काम करवाया था। अभिलेख लिखवाने का कार्य सबसे पहले किसने करवाया? ईरान का शासक डेरियस ने करवाया। अगर बात किया जाए तो विश्व का पहला
अभिलेख कहाँ पर है? तो बोगोसगोई तुर्की में है। विश्व का सबसे पहला अभिलेख कहाँ है? बोगोसगोई तुर्की में है, या फिर एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है तुर्की को, है ना। तुर्की को एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है बाबू। अगर तुर्की न रहे तो ये एशिया माइनर जरूर रहेगा, ठीक है। अगर विश्व का सबसे पहला अभिलेख का नाम पूछेगा तो कहाँ है वो? बोगोसगोई का अभिलेख, जो एशिया माइनर या तुर्की में है, ठीक है। अगर बात किया जाए भारत के बारे में, तो भारत में अभिलेख का जनक माना जाता है सम्राट अशोक को। कौन सम्राट अशोक? वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला, कहने मौर्य वंश का जो शासक जो था हमारा सम्राट अशोक, है ना, वही सम्राट अशोक है बाबू यहाँ पर, जिसे भारत में अभिलेख का जनक माना जाता है। भारत में अभिलेख का जनक किसे माना जाता है? तो सम्राट अशोक को माना जाता है, ठीक है। अभिलेख से कुछ और यहाँ पर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देखते चलो, क्योंकि इससे एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कहता है हाथी गुफा अभिलेख के बारे में। तो हाथी गुफा अभिलेख बाबू लोग, ये उड़ीसा में है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में है, जिसे शासक था खारवेल। शासक जो था खारवेल था, इसने बनाया था। खारवेल शासक ने बनवाया था, खारवेल शासक ने बनवाया था, ठीक है। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। इसमें किस युद्ध की चर्चा है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। उस समय कलिंग का राजा था नंदराज। इस समय कौन राजा था? नंदराज था। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ इसके बारे में। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है? उड़ीसा में है। हाथी गुफा अभिलेख को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो खारवेल शासक द्वारा बनवाया गया था। खारवेल शासक द्वारा बनाया गया था। हाथी गुफा अभिलेख में किस चीज का वर्णन है बाबू? तो कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग के उस समय राजा कौन था? तो नंदराज था। कौन था राजा था? नंदराज। नंदराज जो राजा था वो किस वंश का था? तो गंग वंश का राजा था, है ना। ये राजा नंदराज जो है किस वंश का राजा था? तो नंद राज गंग वंश का राजा था, ठीक है। इससे इतना कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, इसको भी देखते चलो। ये अब देख रहे हो यहाँ पर लिखा हेलियोडोरस या फिर गरुड़ ध्वज अभिलेख। हेलियोडोरस अभिलेख बोले या फिर गरुड़ ध्वज अभिलेख बोले, दोनों एक ही बाबू, ठीक है। हेलियोडोरस गरुड़ ध्वज अभिलेख के बारे में बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। हेलियोडोरस अभिलेख या फिर गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? विदिशा में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो विदिशा में है। इसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है हमें? तो भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। किसने लिखा था? तो भागभद्र द्वारा लिखवाया गया था। किसके द्वारा? भागभद्र के द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, और कुछ विदेशी पर्यवेक्षकों का भौगोलिक नक्शा है, उसको बारे में देखते चलो। हमने आपको पहले बताया है कि हम लोग इतिहास के बारे में तरह तरह से जानेंगे, है ना। अभी तो हमने आपको सिक्के के बारे में बताया, सिक्के के बाद अभिलेख को बताया। अब थोड़ा देखते हैं विदेशी यात्री के बारे में, है ना। उसके बाद जो आपका धार्मिक स्रोत है और धार्मिक स्रोत है ना, उसको भी देखते चलेंगे हम लोग, साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो विदेशी पर्यवेक्षक का भौगोलिक नक्शा जो है बाबू, यहाँ नक्शा के माध्यम से समझते चलना। ये तो देखो यहाँ पर यूनान इसको बोलते हैं, इंडो ग्रीक, मतलब यहाँ पर इटली एक छोटा सा देश है ना, वहीं के निवासी को यूनानी शासक बोला जाता है, या रोम यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है, ठीक है। एक राइटर था जिसका नाम हेरोडोटस। एक राइटर था जिसका नाम था हेरोडोटस। इसने पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम था क्या? हिस्टोरिका। इसके पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक से हमें मालूम चलता भारत के भारत का इतिहास कैसा था। राइटर का नाम है हेरोडोटस। एक राइटर है जिसका नाम है टॉलमी। एक राइटर है जिसका नाम है टॉलमी। इसके पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। इसके पुस्तक का नाम क्या है? जियोग्राफिका। एक राइटर है जिसका नाम प्लिनी। इसका राइटर का नाम है क्या? प्लिनी। और पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। फिर से मैं बोलता हूँ, ये इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है ना बाबू, उसकी किताब का नाम है, जो हिंदी पर यहाँ पे लिखा हुआ है वो राइटर है। हेरोडोटस पुस्तक का नाम हिस्टोरिका, टॉलमी के पुस्तक नाम जियोग्राफिका, प्लिनी के पुस्तक नाम नेचुरल हिस्ट्री, मेगास्थनीज के पुस्तक नाम इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक नाम क्या है? इंडिका। एक अज्ञात राइटर है, पता नहीं कौन लिखा है ना, उसका पुस्तक नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। क्या नाम है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये सब के सब कहाँ के राजा हैं? राइटर हैं, यूनान अर्थात रोम के राइटर हैं, ठीक है। एक अरब प्रायद्वीप का राइटर हुआ करता था। अरब प्रायद्वीप का राइटर है ये कौन? अरब प्रायद्वीप का राइटर अल बरूनी। क्या नाम इसका? अल बरूनी। किसने किताब लिखा था? कौन सा किताब लिखा था? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद लिखा था। अल बरूनी जो राइटर है, कौन सा किताब लिखा बाबू? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जो कहाँ का रहने वाला था? अरब प्रायद्वीप का रहने वाला था। अन्य प्रमुख यात्री को भी देखा जाए तो ध्यान से देखते चलना इसको भी। अन्य प्रमुख यात्री हैं, कहाँ से आए हैं? तो ये चीन मंगोलिया तरफ से आए हुए हैं। ठीक है, कौन है? एक राइटर जिसका नाम है मार्को पोलो। राइटर का नाम है मार्को पोलो। इसके बुक का नाम है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। बहुत बढ़िया है ना, सुपर डुपर एकदम है, याद करने के लिए बढ़िया लगेगा। राइटर का नाम हो जाएगा मार्को पोलो और इसकी किताब का नाम है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, ठीक है। जिसमें इसके पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो काकतीय वंश की जानकारी मिलते हैं। मार्को पोलो की जो पुस्तक है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो काकतीय वंश की जानकारी मिलती है बाबू। एक और राइटर जिसका नाम था तारानाथ। एक और राइटर जिसका नाम है तारानाथ। इसके पुस्तक का नाम है क्या? तिब्बत कंग्यूर तंग्यूर। तिब्बत और कंग्यूर तंग्यूर। इसके पुस्तक का नाम क्या? तिब्बत और कंग्यूर तंग्यूर। तो कहिए सर इतना ही राइटर से हमें मालूम चलता भारत इतिहास? नहीं, बहुत सारे राइटर है बाबू। यहाँ पर हमने आपको एक झलक दिखलाता वाला
हाल किया है, कहने का मतलब छोटा सा आपको एक झलक दिया है। और भी आगे देखते हैं हम लोग। चलो देखो, चीनी यात्रियों का विश्लेषण देख लो, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। चीनी यात्रियों का विश्लेषण देख लो, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसको रट ही लेना हमेशा के लिए, ठीक है। फयान, संजुगन, ह्वेनसांग, इत्सिंग के बारे में, फयान, संजुगन, ह्वेनसांग और इत्सिंग के बारे में। अगर इसका ईस्वी क्रम याद ना रहे ना, इसका क्रम याद रखने रहना है ना। सबसे पहले कौन आया था? फयान आया था, उसके बाद संजुगन आया था, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद इत्सिंग। क्योंकि डायरेक्ट चारों के नाम कहीं पर दे देता, कहता कि सदाओ सबसे पहले कौन आया था, तो इसलिए इसको नाम याद रखते रहना, ठीक ना। और कब आया था इसके बारे में अगर नहीं याद रहे तो अभी कोई बात नहीं है, लेकिन इसका पुस्तक का नाम और किसके दरबार में आया था ये तो जरूर याद रहना चाहिए। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये बोर्ड आपका, इससे कम से कम हर एक एग्जाम में लगभग पूछ ही जाता है। लगभग कहने का मतलब कभी कभार नहीं पूछता है, लेकिन इससे पूछता ही पूछता है ना। वो क्या है? तो राइटर का नाम है फहियान, राइटर का नाम है फहियान, जो आया था 399 ईस्वी में आया था। कब आया था? 399 ईस्वी में आया था। इसके पुस्तक का नाम क्या है? तो फो क्यूकी। इसके पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यूकी। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जिसका नाम विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इसी के दरबार में आया था। और फहियान जो आता है 399 ईस्वी में, फोक्यूकी नामक पुस्तक लिखता है, आकर के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में किस चीज का वर्णन करता है? तो उस समय के भवन और कौड़ी के वर्णन करता है, भवन और कौड़ी का वर्णन करता है। हमने पहले ही बताया तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त काल का राजा है बाबू, इसी ने चलवाया था कौड़ी का प्रचलन करवाया था। तो कहिए सर, कौड़ी का प्रचलन तो समुद्रगुप्त ने करवाया था, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में था। सबसे ज्यादा मात्रा में कौड़ी का प्रचलन किसने करवाया था? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय करवाया था, जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो बाबू फहियान साहब आते हैं 399 ईस्वी में, अब आकर चंद्रगुप्त द्वितीय के देखते, बाप रे बाप, इतना बड़का घर, इतना ज्यादा कौड़ी चलता है यहाँ, है ना। तो आकर के भवन और कौड़ी की चर्चा करते हैं, किस पुस्तक में? तो फो क्यूकी नामक पुस्तक में चर्चा करते हैं इसकी। चलिए इसकी काम कंप्लीट, आगे देखते हैं। संजुगन, संजुगन नाम का राइटर आता है। संजुगन नाम का राइटर आता है कब? तो 518 ईस्वी में आता है ना। और आकर के क्या काम करता है? तो इसका प्रमुख कार्य यह है कि बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित करता है। ये बौद्ध धर्म की प्रतियां कहने का मतलब फोटो को भी है ना, इसको एकत्रित करने का काम करता है, ठीक है। और 3 वर्ष की भारत यात्रा पर आया था। कितने वर्ष की भारत यात्रा पर आया था आपका संजुगन? तो 3 वर्ष की भारत यात्रा पर आया था बाबू लोग, ठीक है। अगल का राइटर का नाम है आपका क्या? तो अगल का राइटर आपका ह्वेनसांग, अगल का राइटर आपका ह्वेनसांग, जो आया था आपका 629 ईस्वी में। इसकी पुस्तक का नाम है शी यूकी। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? शी यूकी। ये किसके दरबार में आया था? ये किसके दरबार में आया था? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये क्या करता बाबू? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी करता है, अध्यापन भी करवाता है। कहने का मतलब पढ़ता भी और पढ़ाता भी है, इसलिए इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। कहने का मतलब प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन? आपका राइटर ह्वेनसांग, जो कहाँ का रहने वाला था? चाइना का रहने वाला था। कब आया था? 629 ईस्वी में आया था। इस पुस्तक का नाम क्या है? शी यूकी। किस राजा के दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और आया है बाबू यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी और पढ़ाया भी, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगल का राइटर का नाम है इत्सिंग। क्या नाम है राइटर का बाबू? इत्सिंग नाम का राइटर है, जो 673 ईस्वी में आता है। कब आता है? 673 ईस्वी में आता है। इसका प्रमुख क्या है? तो त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ लेता है, लेकर के वापस चाइना चला जाता है। क्या करता? त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध धर्म की ग्रंथ, जो बौद्ध ग्रंथ है उसी की प्रतियां का त्रिपिटक क्या है? आपका बौद्ध ग्रंथ। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। इसको 400 प्रतियां करने का मतलब फोटो को भी लेता है और लेकर कहाँ चला जाता है? तो अपना चाइना लौट जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब चलिए अब डालते हैं तृतीय दृष्टिकोण। कहने का मतलब जो आपका साहित्यिक स्रोत है उसको भी पर भी नजर दौड़ाते हैं। साहित्यिक स्रोत हमने आपको 2 तरह का बताया था, एक गैर धार्मिक स्रोत, एक आपका धार्मिक स्रोत, है ना। इसी से तो मालूम चलता है वो है क्या बाबू? तो गैर धार्मिक स्रोत में हम लोग किसको देखेंगे? इसमें हम लोग राजनीति, समाज और अर्थशास्त्र का विवरण को देखेंगे। गैर धार्मिक स्रोत में हम किसको देखेंगे? राजनीतिक, समाज और अर्थशास्त्र का, गैर अर्थशास्त्र का विवरण देखेंगे। और उसके प्रमुख पुस्तक है आपका क्या? तो अर्थशास्त्र और मनुस्मृति। धार्मिक स्रोत में हम लोग क्या देखेंगे? तो आस्था और दर्शन पर आधारित ग्रंथ को देखेंगे। आस्था और दर्शन पर आधारित ग्रंथ को देखेंगे, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य ब्राह्मण ग्रंथ है, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तब सुनो,
अब देखो सबसे पहले गैर धार्मिक स्रोत से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि राजनीति और समाज का दर्पण बोलते हैं। गैर धार्मिक स्रोत को राजनीति और समाज का दर्पण बोलते हैं। और है कैसे, तो ध्यान देना। सबसे पहला पुस्तक नाम देते हैं मनुस्मृति। पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति नाम का जो पुस्तक है ना बाबू, ये मनु के द्वारा रचित है। मनु नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने रचना किया था किस पुस्तक का, तो मनुस्मृति का। मनुस्मृति जो है यह राजनीति और समाज से संबंधित पहली पुस्तक है। मनुस्मृति जो है क्या है, राजनीति और समाज से संबंधित पहली पुस्तक माना जाता है बाबू मनुस्मृति को, है ना। इसमें महिलाओं और दलितों को नीचे दिखाया गया, बस इतना ही से मतलब याद रखना, है ना। मनुस्मृति किसके द्वारा रचना किया गया, तो मनु के द्वारा रचना किया गया है, ठीक है। इसलिए जो पुस्तक है राजनीति और समाज से संबंधित पहली पुस्तक है जिसमें महिलाओं और दलितों को नीचा दिखाया गया है। हमने आपको पहले ही बताया बाबू, इधर उधर कोई बकैती नहीं होगा, बल्कि टू द पॉइंट वही पढ़ेंगे जो कि किसी भी तरह कॉम्पिटेटिव बेस्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। आगे देखते चलो, आगे है क्या, तो आगे देखो अगला का पुस्तक नाम है अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र का राइटर कौन है, तो आपका चाणक्य कौटिल्य है ना। अर्थशास्त्र का राइटर कौन है, चाणक्य कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है ना। अर्थशास्त्र का राइटर कौन है, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इसका रचना किया है, चाणक्य कौटिल्य ने रचना किया किसका, अर्थशास्त्र का। इसका संबंध राजनीति से है बाबू, ऐसा नहीं समझना कि अर्थशास्त्र नाम का जो पुस्तक है जिसने विष्णुगुप्त या चाणक्य कौटिल्य ने लिखा है वो अर्थशास्त्र का है। पुस्तकवा के नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन है पुस्तक किसका, तो ये पुस्तक है राजनीति का। किसका पुस्तक है, राजनीति का। जो पुस्तक 15 अधिकरण में बटे हुए, ये जो पुस्तक जो है 15 अधिकरण में बटा हुआ है। चाणक्य कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, इसको भी याद करते जाना, है ना। चाणक्य कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि एक राइटर था, है ना। इसकी पुस्तक की तुलना द प्रिंस से किया जाता है। एक राइटर था जो पुस्तक लिखा द प्रिंस, है ना, तो इसके पुस्तक से तुलना किया जाता है। किसकी पुस्तक की तुलना, तो अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस से किया जाता है। तो यहाँ का जो राइटर था द प्रिंस का राइटर था मैकियावेली, इसी से इसको तुलना किया जाता है कि भारत का मैकियावेली कौन है, तो आपका चाणक्य कौटिल्य ही है। एक और पुस्तक है, देखते हैं पंचतंत्र। एक पुस्तक है आपका पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसने किया, तो विष्णु शर्मा जी ने किया है। पंचतंत्र पुस्तक की रचना किसने किया है, तो विष्णु शर्मा जी ने किया है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक है बाबू, जिसे 15 को भारतीय भाषा और 40 को विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। फिर से मैं ऐसा बोलता हूँ, पंचतंत्र किसके द्वारा रचना किया गया है, तो राइटर का नाम है विष्णु शर्मा, जिसे 15 को भारतीय भाषा और 40 को विदेशी भाषा में अनुवादित किया गया है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इसको भी अच्छी तरह से रट्टा मार लेना। एक बार में समझ में आया तो दोबारा इसको वीडियो को स्किप करके देखना, लेकिन देखना जरूर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं धार्मिक स्रोत। अब देखते हैं धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में हमने आपको दो तरह का बताया था, कि एक गैर ब्राह्मण और एक आपका ब्राह्मण, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग गैर ब्राह्मण से। हमने आपको बताया था गैर ब्राह्मण में हम लोग जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को देखेंगे बाबू। तो ध्यान देना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जैन साहित्य से। जैन साहित्य है ना, जो आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जबकि आपका बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जबकि आपका बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य के बारे में अगर बात किया जाए तो साहित्य का नाम क्या है, तो जैन साहित्य की पुस्तक का नाम क्या है, आगम। जैन साहित्य की पुस्तक को आगम के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य जो भी पुस्तक है उस पुस्तक को आगम के नाम से जानते हैं। आपका बौद्ध साहित्य जो है, इसका संबंध किससे है, इस ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से बाबू। बौद्ध साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। ध्यान देना, जैन साहित्य में कुछ प्रमुख ग्रंथ है, उसको भी ध्यान देते चलो, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये पुस्तक किस ग्रंथ का है या किस धर्म का है, ठीक है। तो देखो प्रमुख ग्रंथ है आपका 12 अंक 12 उपांग। 12 अंक 12 उपांग किसका पुस्तक है, तो जैन साहित्य का है। अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आदि पुराण। क्या फिर से मैं बोलूं, मैं बोलता हूं फिर से बाबू, ध्यान से सुनना। 12 अंक 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आदि पुराण किससे संबंधित पुस्तक है, तो आपका जैन साहित्य से संबंधित पुस्तक है। और आगे देखते चलो, प्रमुख ग्रंथ है किसका, बौद्ध धर्म का। प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध धर्म का जातक, जातक, ललित विस्तार, अंगुतर निकाय और आपका त्रिपिटक। हमने आपको पहले ही बताया है ना। लास्ट में आया था इत्सिंग आया था, क्या करता है, तो बौद्ध ग्रंथ के जो 400 प्रतियां लेकर चला जाता है। बौद्ध ग्रंथ के कौन सा प्रतियां, 400 प्रतियां, वो भी किसका, तो त्रिपिटक का 400 प्रतियां लेकर न गया था, तो वही है बाबू। बौद्ध धर्म का प्रमुख पुस्तक आपका जातक, ललित विस्तार, अंगुतर निकाय, आपका त्रिपिटक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं ब्राह्मण साहित्य।